बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हम खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और ख़ास तौर पर जी हमने जो कल रमज़ान बाज़ार के मनाज़र आपको दिखाए थे, ऑपरेशनल कहा जा रहा था कि 28 तारीख से हो रहे हैं और जो हालात थे वो भी आपको दिखा दिए। अब आगे की प्लानिंग क्या है, इंतज़ामिया रमज़ान बाज़ारों को लेकर कितनी मुतहरिक है, कब से रमज़ान बाज़ार ऑपरेशनल होंगे, कौन कौन सी चीज़ पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, अगर आपने रुख करना है रमज़ान बाज़ारों का तो वहाँ आपके लिए फ़ायदा मंद क्या होगा, चीनी, आटा और बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया हैं वो कितनी कीमत पर बाज़ार से कितने डिफरेंस पर वहाँ पर मिल सकेंगी। आज के शो में हमने आगे चल के डिटेल में डिस्कस करना है। इंशाल्लाह 11:05 पर हमारा ये टॉपिक होगा, आपने हमारे साथ ही रहना है। फ़िलहाल शो का आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि तहज्जुद का भी एहतमाम किया करो, तहज्जुद का भी एहतमाम किया करो। और ये मसला भी ज़िम्नन बताता जाऊँ, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने के लिए रात का सोना लाज़मी है। शरीयत मुताहरा में रात का सोना तहज्जुद पढ़ने के लिए कोई लाजिम नहीं है। अगर आप हज़रात रात 2 बजे सोना चाहें तो आपको चाहिए 2 नफल या 4 नफल तहज्जुद के पढ़ के सोया करो। अल्लाह आपको तहज्जुद का अजर नसीब फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। तो आज के मौसम की सूरत हाल जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, इस वक्त टेम्परेचर क्या है शहर का, ये जान लेते हैं टुडेज़ वेदर में। मायदा है इस वक्त बाहर मौजूद, उनकी तरफ चलेंगे। जी मायदा, बताएगा मौसम कैसा है शहर का और दिन भर कैसा रहेगा। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है सुबह के औकात में ही खासी तेज़ धूप जो है वो देखने में नज़र आ रही है। धूप की नवीयत जो है वो इस टाइम खासी तेज़ है, लेकिन साथ ही सिर्फ 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ख़ास तौर पर इस तेज़ धूप की वजह से जो हमारे शहरी इस टाइम सफ़र कर रहे हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना है। तेज़ धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे शहरियों को जो है असरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो दोपहर के औकात में आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 39 से लेकर जो है वो 40 तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि मार्च का अख्ताम है और जो अप्रैल है वो स्टार्ट होने वाला है। तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ये गर्मी की शिद्दत में इजाफा तब तक बरकरार रहेगा जब तक शहर में बारिशें जो हैं वो नहीं बरसेंगी। और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में भी और आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों की ताहाल कोई प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो इसी तरह से गर्मी भी बरकरार रहेगी। और उसी के साथ साथ शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी रोज़ इसी तरह से इजाफा देखने में नज़र आएगा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी जो है वो 177 रिकॉर्ड किया गया है। बारिशें ना होने के बायस जो है इन दोनों में कमी जो है वो तब तक वाक़या नहीं हो सकती जब तक जो है वो बारिशें नहीं होंगी। हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 20% रिकॉर्ड किया गया है हवा में नमी का तनासुब, और आइंदा 24 घंटों में ताहाल बारिश। जी मायदा, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बता दी है, तो शहर की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। आज की पहली खबर क्या है जी। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्मियाँ तेज़, PTI और काफ लीग के मुख्तलिफ ग्रुप्स के आपस में राबते। मुल्क का तेजी से बदलता हुआ सियासी मंजरनामा, दाता गंजबख्श फ्लाईओवर का इफ्तिताह लटक गया। बुज़दार सरकार जाते जाते शोबा सेहत को एक और झटका, टीचिंग अस्पतालों के MS की अहलियत तब्दील। और पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी की मद ने 436 अरब रुपए की मकरू। खबरें आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ दुरे नायाब आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और हर रोज़
एक नई डेवलपमेंट हो रही है, नई चीज़ सामने आ रही है। सभी लोग, अगर मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखूं, प्रेडिक्शन क्या की जाती है और हो क्या जाता है। नहीं, आप कहें कि अगर चंद टीवी चैनल्स को देखें तो शायद एक तरफ नजर आते हैं और एक दो जो है वो एक तरफ ये आपने सही कहा। आप सब पे मुख्तलिफ ना करें। हाँ, ये आपने सही दो धरे हमने भी बन चुके हैं, बन चुके हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। खबर क्या है जी? परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने के लिए सरगर्मियां तेज। पीटीआई और काफ लीग के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ राबते। ये जो सरगर्मियां तेज हो रही हैं, ये किस तरफ जा रही हैं? देखिए, अभी ये इतना आसान नहीं है कि कहना। इसमें बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं सिनेरियोज़ हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर सोच विचार सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है। सबसे पहले आपने देखा है कि कल जो रिएक्शन आया है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कि उनको, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया काफ लीग ने ये फैसला क्यों किया, कैसे किया और क्या सोच समझ के किया, जबकि उनके मुताबिक ओपोजिशन और पीडीएम जमातों के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत एज पे खड़ी है। और बात ठीक है कि अगर देखें प्राइम मिनिस्टर की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर वो कामयाब होती है और उस पर बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो फिर नीचे सूबाई हुकूमतों का तो कोई जवाब ना रह जाएगा और ना कोई उनका वजूद जो है वो मुस्तहकम होगा। तो इस स्टेज पर फिर परवेज़ इलाही साहब को किस तरह से वज़ीर आला बनाया जा सकेगा, क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद अभी इनको वोट लेने असम्बली में जाना है। अभी असम्बली का सेशन कॉल होना है। इन्होंने जो दो ग्रुप्स हैं, बिल्कुल अलीम खान ग्रुप और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन, वहाँ से अब जी बिल्कुल, वहाँ के अलावा भी जो PMLN के MPs हैं, अभी उनका स्टांस क्या है, उनका अभी झुकाव किस तरफ है, वो क्या स्टेट ऑफ द जो उनकी सिमत जो है वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ है या नहीं है। बाकी जहांगीर तरीन ग्रुप हो गए और अलीम खान ग्रुप हो गए, इनका फैसला भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल फैसला होगा। मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि शायद वो बहुत ज़्यादा काफ लीग के हक़ में ना हो सके, लेकिन छीना ग्रुप जिस तरह कह रहा है जी कि हम वोट देंगे और हम साथ जाएंगे, वो भी एक अपनी तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा कि बुज़दार साहब के सामने जो सबसे पहले मुनहरिफ ग्रुप आया था जिन्होंने आगे एक डेडलॉक बनाया था, वो छीना ग्रुप था। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें आई कि पता लगा, पहले ये इनकार करते रहे जी कि हमारे PTI के अंदर पंजाब की सतह के अंदर पे ना कोई डेडलॉक है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना कोई इख्तलाफ है। फिर पता लगा कि भाई एक नहीं 2 से 3 इख्तलाफात और ग्रुप मौजूद हैं। तो ये चीज़ें सामने आएंगी, बड़ी सारी चीज़ें पाइलअप होनी है। अभी आज की मज़ेदार बात जो आपको सुनाने वाली है वो ये है कि कल से बहुत से ग्रुप्स, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से सारे जो सियासी लोग हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और काफ लीग के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी शो करने के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हम तो बज़दार सरकार के साथ कोई ख़ास बात नहीं थी, हम तो सरकारी काम कर रहे थे, बस ठीक है, हमारे लिए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी काबिल कबूल हैं, उनके लिए भी हम काम करेंगे, पंजाब के लिए काम करेंगे। इसी तरह जो सरकारी महकमों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लगाए हुए हैं, उनकी भी बहुत सारी जो कल मैंने देखी हैं कि मूवमेंट ऐसी थी कि वो भी अपने आप को चौधरीयों से बड़ा पुराना ताल्लुक़ शो करते थे, PTI बनने से पहले का, PTI बनने के बाद का, और वो ये बता रहे हैं कि जी हमारी सदारतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बात करूं कि PHA की बॉडी है, उसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है। LDA की गवर्निंग बॉडी जो है उसके चेयरमैन वज़ीर आला खुद होते हैं। अब वो चले जाएंगे, अब वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो पीछे वाइस चेयरमैन LDA, वाइस चेयरमैन वासा और तमाम गवर्निंग बॉडी का स्टांस क्या होगा, वो भी सियासी बसीरत और सियासी ताल्लुक़ से वाबस्तगी उसकी हो सकती है। कल से वो भी बड़ी अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बताएं जी कि हमारा बड़ा ताल्लुक़ है काफ लीग के साथ, चौधरीयों के साथ। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको ना सिर्फ सियासी मंजरनामे पे बल्कि आपको सरकारी मंजरनामे में भी बहुत तेज़ी के साथ नजर आपको जहाँ पर सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ, वहाँ आपको लोगों के रंग भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि कैसे सियासी हालात के साथ लोग अपने चेहरों के रंग भी बदलते चले जाते हैं। अपनी वो कहते हैं ना कि किसी भी पार्टी के लिए आपकी जो झुकाव होता है वो भी साथ साथ ही तब्दील होता जाता है। आपको याद है कि चौधरीयों की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वज़ादारी और ख़ास तौर पे उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है या तर्ज़ उनका कोई अपना जो एक स्पीकर होने की हैसियत से भी जो उनका रहा, आपने कभी नहीं देखा कि उनके रोड्स के आगे रोड ब्लॉक हुई हों, प्रोटोकॉल लगे हों, लोग सड़कों पे ख्वार हो रहे हों। उन्होंने लोगों के लिए रास्ते हमेशा खुले रखे हैं और जितना डेरा उनका कुछ ना होकर भी चलता था वो तो आज भी चल रहा है। अब ऐसे में कुछ लोगों का इजाफा ज़रूर हुआ है, वो आपको जो पहले नज़र नहीं आते थे वो बड़ी तेज़ी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो पहले स्पीकर साहब की तरफ से कोई मैसेज या रिक्वेस्ट जाती थी उसको नहीं मानते थे, अब खुद जाके कंप्लाइंस कर रहे हैं। और कल से जो है उनके पास सियासत के अलावा सरकारी रौनकें बड़ी बहाल हो गई हैं। और जो पहले कुछ
जो उनको सिक्योरिटी या उनको बहुत सारी चीज़ें देने से कतरा रहे थे, वो कल इजाफी प्रोटोकॉल के साथ उनके घर पे पहुंच के के तकाजे हैं, देखिए आगे आगे क्या होता है। इब्नुल वक्त कौम है और ये सारे सरकारी जो आपके मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस है, ये तो वक्त देखते हैं। वक्त जिसके साथ है उसको सलाम है, जिसके साथ नहीं है। अभी आप देखें कि खुदा न खास्ता ये जो अगर उस्मान बुज़दार साहब का ये फैसला नहीं होता कि उनको स्पीकर बनाया जाएगा या उनको गवर्नरशिप दी जाएगी या क्या दिया जाएगा, तो देखें ये ब्यूरोक्रेसी पुलिस उनके साथ क्या सलूक करती है, जो बेरुखी वो उनके साथ दिखाएगी। शायद ये तो आदि है ना, देखें ये तो पुराने काफ लीग जो है वो ज़ीरक सियासतदान है, पुराने लोग हैं, इनको पता है उतार चढ़ाव इन्होंने बड़े देखे हैं। लेकिन बुज़दार साहब की तरफ ये पहला उतार चढ़ाव आया है, तो इनको ये देखते हैं कि ये कैसे देखते हैं। अच्छा जी, अब बुज़दार साहब के जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनको एडजस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, तो उस्मान बुज़दार को गवर्नर या स्पीकर बनाने की तजावीज़ भी हैं, लेकिन सीएम साहब बड़े मासूम अंदाज में कह रहे हैं कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है। तो मुझे अली रामे की स्टोरी याद आ जाती है, क्या हो रहा था वो सब कुछ। नहीं, आपको रामे की तो बिल्कुल स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कह जी कि उनको ये कहना चाहिए था कि अब जो बातें की जा रही थी उस पर कोई सबूत नहीं है जी किसी के पास, क्योंकि सबूत तो उन्होंने ट्रकों में डाल के पहले गायब कर दिए हैं और सारे सबूत उठा के ये नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई करप्शन की शिकायत नहीं थी तो फिर नैब ने माजी में इंक्वायरियां क्यों खोली थी? नैब ने माजी में इनको तलबी का नोटिस क्यों जारी किया था? फिर नैब ने इन पे अंडर इन्वेस्टिगेट क्यों रखा, चाहे वो चंद दिन रखा, फिर खुदा ना खास्ता क्या दबाव था, अल्लाह जानता है, हम तो इस पर कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। आपका ये जो बाबे लाहौर बन रहा था, लाहौर के एंट्रेंस पे ठोकर न्याज बेग पे ये इतना खूबसूरत जो गेट बनाया जा रहा था, उस पर भी वज़ीर आला साहब पे बहुत सारे सवालात उठाए गए, नैब ने उस पर भी इंक्वायरी होल्ड की, उसके बाद उसको भी डंप कर दिया गया। वो ज़ाहिर बात है सरकार के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करना बहुत मुश्किल और ज़रूरत की बात होती है, वो सिरे नहीं चढ़ती। लेकिन बात यह है कि इनको ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? आप सिर्फ आना ये बताएं कि इनको कबल वक्त ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जी मेरे पे करप्शन का कोई मैंने केस कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो आज तक वो भी नहीं कह पा रहे। क्लेरिफिकेशन देने का कोई फायदा नहीं होगा जब हकीकत खुल के सामने आएगी। अभी कुछ कहना खैर कबल देखिए ना, सरकार ये कहती थी कि पिछली गवर्नमेंटें बड़ी करप्शन कर गई हैं, सब कुछ कर गया, आपने केसेस खोले, कुछ उसका मंतकी इंजाम नहीं निकला। लेकिन वो लोग भी ये नहीं कहते थे कि जी हमने कुछ नहीं किया। बात ये वो कहते थे कि आप अदालतों में जाएं, आप केसेस खोलें, आप साबित करें। और अगर रही बात एनआरओ की, तो हमने तो एनआरओ मांगा ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप ये जो कह रहे हैं जी कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, तो क्या ये भी तौर पे किसी एनआरओ की कोई निशानी तो नहीं है कि कबल वक्त कहा जा रहा है जी कि मुझे नहीं कुछ करना, मैंने कुछ नहीं किया? मैं आपको एक बात बताऊं, इस खबर से हटके वो जो हम सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती मीम्स देख रहे हैं ना, मासूम सा चेहरा सीएम साहब का, उस पर मुझे खुद भी ना थोड़ा सा सीएम साहब के साथ हमदर्दी हो रही है। एक तो उन्होंने कुछ किया नहीं, करप्शन नहीं की, ऊपर से लोग इतनी ज़बरदस्त मीम्स बना रहे हैं। नहीं, देखिए उनकी कुर्बानी तो है भारत। देखिए उन्होंने कुर्बानी दी है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आलमी साजिश है। प्राइम मिनिस्टर को लबैक उन्होंने कहा जी कि मेरे पे कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं उसे मुनव्वर कबूल करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि इतने अरसे से सारे यही तो कह रहे थे कि जी आप इनको चेंज करें, इनको तब्दील करें और उसके बाद बाकियों को मौका दें। तो ये रजीम जो है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन्स हमने नहीं उठाए थे। सबसे पहले अरकान असम्बली ने उठाए थे, इनके कैबिनेट के लोगों ने उठाए थे, और उन लोगों ने उठाए थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब थे। जहांगीर तरीन साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए। तो अब आप सफाइयाँ दें या ना दें, बहरहाल एक चीज़ तो है कि जाना ठहर चुका था। और अब अगली जो सरकार आ रही है पंजाब की, उसका भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है वो फेडरल की नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ है। बिल्कुल, उसके बाद तय होगा। उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। गालिबन अब तकरीबन एक ही दिन रह गया वोटिंग, 2-3 दिन की बात है, चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, जहां पर हम बात कर रहे हैं जी सीएम साहब के जाने की, तो वो इससे शहर के हमारे मंसूबे कौन कौन से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कल रमजान बाजार हमने दिखाया कि सियासी मंजरनामे की वजह से कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। अब जो मंसूबे शुरू थे, जो पाइपलाइन में थे, जिनका ऐलान कर दिया गया था, उनका क्या होगा? ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और बात कर लेते हैं शहर लाहौर के कुछ बड़े बड़े मनसूबाजात जो कि लाहौरियों को उम्मीदें दिलवाई गई। हम ही अनाउंस करते रहते थे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है, क्योंकि इनकी जानिब से ऐलानात किए जाते थे। अब जी आज जिस मनसूबे की हम बात कर रहे हैं जी, दातागंज बख्श फ्लाईओवर है, इसका इफ्तिताह किया जाना था, जिसका अब कुछ नहीं पता कि कब होगा, क्योंकि सीएम साहब कहाँ पर हैं वो भी आपको पता है, और सियासी हालात क्या चल रहे हैं वो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो क्या होगा
दुर्र नायाब क्या होने वाले आगे? अच्छा देखें, पहले हमने ये भी अनाउंस किया कि यहाँ पे जब फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो उसका काम अभी अधूरा है और उस पर बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन चूँकि ये सियासी हलचल थी, उसके बावजूद प्लान ये किया गया था कि पहले 26 मार्च को इसका इफ्तिताह किया जाना था, जो कि अधूरा होना था। उसमें से फ्लाईओवर का ट्रैक खोलना था और ट्रैक खोलने के बाद नीचे जितना काम है वो सारा वैसे पड़ा था। उसके अलावा सीवरेज का जितना सिस्टम था वो भी अभी तैयार किया जाना था और फिनिशिंग का काम तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि 29 को कर दें, लेकिन 29 से पहले ये 28 को सरप्राइज़ मिल गया और वज़ीर आला ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और उसके बाद सारी मामला ही चेंज हो गया। अब एलडीए जो है वो बिल्कुल ईजी हो गया है, उनको ना कोई जल्दी है इफ्तिताह कराने की, ना कोई आधा मनसूबा खोलने की जल्दी है और टेक्निकली अभी भी 1 महीना है आपका ये हज़रत दातागंज पर फ्लाईओवर, जिसका पुराना नाम शेरावाला फ्लाईओवर था, इसको खुलने में इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये 18 मार्च 2022 जो गुजर गया है इस पर इसको कंप्लीट होना था। एक तो पहले टाइम क्रॉस कर गया, फिर अंदरून शहर की जितनी ट्रैफिक है उसको कैटर करने में बहुत मुश्किलात हैं। तो आप जा नहीं सकते। आपने एक मोरिया पुल को पहले तैयार नहीं किया, उससे मिस्री शाह जाने वाले, शादबाग जाने वाले पहले ही अजियत का शिकार है। इसी तरह आपने ये ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक तक जो है आपने ये फ्लाईओवर का ट्रैक बंद कर दिया। उसके बाद अब जो आगे बादामी बाग जाना चाहता है, जो चीज़ें आगे वो पहले घुसता है लंडा बाज़ार में, लंडा बाज़ार से होता हुआ घूम के ऊपर से आता है, ऊपर से आने के बाद फिर वो जो टक्साली पार्क है उसके साथ साथ जाके आगे से वो फिर ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक तक निकलता है। इतना तकलीफ ये सफ़र है चंद मिनटों का कि आप जो है पूरा दिन जो है वो अपना एग्जॉस्ट कर बैठते हैं, आपकी एनर्जी लेवल जीरो हो जाती है। लेकिन आप ये देखें कि चलें हमने तो अगर किसी काम से वहाँ जाना है तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, काम हमारा पेंडिंग भी हो सकता है, या फिर हम रात के किसी टाइम पे भी जाने को तरजीह दे सकते हैं। जिन लोगों के कारोबार वहाँ पे उन्होंने तो हर रोज जाना ही जाना। वहाँ पे कारोबार है, आपका लोहा मार्केट जितनी ज्यादा है, उसके बाद जितना मिस्री शाह में कारोबार है वो तो है ही है, लेकिन और स्पेयर पार्ट्स की मार्केट आपका अगर आजम क्लॉथ मार्केट देख लें उसी रास्ते से सब, और आपके गोदाम फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ पे मजदूरों ने जाना है, हर चीज़ है और रहने वाले लोग गुंजान आबादी है वहाँ पे। ये नहीं है कि यहाँ पे एक शाकाम फ्लाईओवर है, चंद लोगों ने गुजर के बैरिया टाउन चले जाना है, चंद लोगों ने गुजर के जो है वो किसी और आबादी में घुस जाना, ऐसा नहीं है। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आम दिनों में आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो अब तो फिर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह शाकाम फ्लाईओवर की बात करें, वो भी ख़त्म हो चुका है उसका टाइम, उसको भी जो कंप्लीशन टाइम तक गुजर गया है। आपका अगर गुलाब देवी के फ़ेज़ 2 की बात करें, उसका कंप्लीशन टाइम भी गुजर चुका है। नए मनसूबे तो बहुत दूर की बात है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे अब मुझे शेल्फ होता नज़र आ रहा है, वो नहीं स्टार्ट होगा। वो पहले भी तरजीह जो बनाई गई थी वो बुज़दार साहब की तरजीह थी और वो चाहते थे कि इस हुकूमत के लिए ये गेम चेंजर हो, लाहौर शहर की ट्रैफिक को कैटर हो जाए। इन मंसूबों का मुस्तकबिल है, जहाँ जहाँ ये अभी रुके हैं वहीं पड़े रहेंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि जितने मंसूबे अब जहाँ जहाँ पड़े हैं उनको थोड़ा सा कंप्लीट करके जोर लगा के ये ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा वजन उठाए ना, फंड्स जारी करे कंप्लीट और इनको कंप्लीशन की कौन जारी करेगा फंड्स, इसका फॉलो अप कौन लेगा? अब यही बात है जी, यही बात है। हाँ। अब पहले जो चीज़ें नहीं होती थी तो जाके शिकायत जो है वज़ीर आला को लगाई जाती थी और वज़ीर आला उस पर एक्शन लेते थे, मीटिंग्स बुलाते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट आता था, PND डिपार्टमेंट आता था और फंड्स जारी होते थे। अब तो कल से ये हालात है कि लग रहा है कि शहर बगैर ही किसी छत के जो एक घर नहीं होता उस तरह की हरकतें, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं, वासा को कोई पता नहीं क्या काम करना है, LDA को कोई पता नहीं काम नहीं करना, उनके अफसरान जो है वो घरों में बैठे हैं, काम ही नहीं कर रहे, दफ्तर ही नहीं आ रहे। अच्छा, मेरे ख्याल से इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा फायदा जो है ये अफसरान उठा रहे हैं। इसी तरह अच्छा रेस्ट का टाइम चल रहा है। इसी तरह लाहौर पुलिस, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन देख ले, वो जो दौर था शहबाज शरीफ साहब का जब रात को 11 बजे तक चैन नहीं होता था, अब तो 4 बजे 5 बजे तमाम ब्यूरोक्रेट घर जाके शाम की चाय अपने लॉन्च में बैठ के पी रहे होते हैं। उसके बाद वो जिम खाना को चला जाता है, कोई जो है वो अपना GOR के मेस में चला जाता है, वहाँ पे गपशप करता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है और आवाम जो है वो पहले ही एहतजाज की वजह से सेक्रेटरीट दाखिल नहीं हो पा रही। 7, 8, 9 रोज़ से वहाँ पे एक नया एहतजाज खुला हुआ है, तो उसकी वजह से आवाम देखिए ना, अब यही बात समझने वाली है कि कोई आए कोई जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत रहे या ना रहे, वो मौजूदा अपनी सारे सिस्टम को चलाएं ना चलाएं, आवाम को इससे क्या हासिल हो रहा है? बिल्कुल सही कहा। आवाम को क्या मिल रहा है? आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। रिलीफ तो इस वक्त पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को मिल रहा है और सुकून से बैठे हैं और आवाम इंतजार कर रहे हैं कि जी उनके लिए ये जो रमजान बाजार का कहा जा रहा था, खाली वहाँ शामियाने पड़े हैं, क्या होगा कुछ। हाँ, ये इंतजार जरूर किया जा रहा है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला आते हैं तो वो एक जारी बात है, अवाम दोस्त, तमाम दर्द रखने वाले, माजी में भी उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा ऐसे मंसूबे बनाए और ऐसी चीज़ें की जिससे अवाम को थोड़ा बहुत सुख का सांस मिला।
तो शायद वो आ जाएं तो ऐसा वज़ीर आला है जो आवाम का दर्द समझता हो, जिसने रेस्क्यू जैसे मनसूबे स्टार्ट किए, जिसने और लोगों को दहलीज पे जो है वो सर्विसेज दी, दहलीज पे उनको और सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है किस तरह से किताबें फ्री मिलना शुरू हुई स्टूडेंट्स के लिए। बहुत हम अगर तालीमी मैदान में भी देखें तो उन्होंने बहुत, आपको लाहौर शहर का पहला अंडरपास जो सेहरा है ना, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हुकूमत के सर जाता है। बिल्कुल, तो हर फील्ड में देखें तो एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अब आवाम को सिर्फ ये है कि ये जो टाइम है सियासी हलचल का ये गुजर जाए, ताकि आगे चल के देखें कि अब उनके लिए क्या हो रहा है। लेकिन जितना टाइम इसके लिए है, एक एक एपिसोड अभी रह रही है, तो वो पूरी होगी तभी एपिसोड तो आपको पता है ना, फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसका इंतजार अभी हमें भी करना है, आवाम को भी करना है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने जी अगली खबर डिस्कस करनी है। अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, टीचिंग अस्पतालों के MS की अहलियत तब्दील, बुज़दार सरकार ने जाते जाते अब ये नया क्या काम किया है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर ये है कि जी बुज़दार सरकार का जाते जाते शोबा सेहत को एक और झटका, टीचिंग अस्पतालों के MS की अहलियत तब्दील। ये क्या किया जा रहा है? ये वही किया जा रहा है जिसपे हर चीज़ पे यूटर्न लिया जाता है। आपको पहले याद है कि मेरिट यानी जाते जाते भी अपना जो एक खासा है वो तब्दील नहीं किया। आप मेरिट के नफाज से मेरिट की धज्जियां उड़ाने तक का सफ़र को सिर्फ देखें। आप जो सफ़र था कि जी हमने मेरिट का नफाज करना है। पिछली हुकूमतों में ना निका कल्चर बड़ा फ़रोग दिया जाता था, हमने कहा जी वाकई दिया जाता था जी, जूनियर लेवल को सेक्टरीज लगा दिया, बड़े ग्रेड 17-18 यही लोग बातें करने वाले थे। अब यही लोग देखे ना, यही हमें समझाते थे कि जूनियर अफसर को अगर शबाशी साहब की गवर्नमेंट लगाती थी या जूनियर अफसर किसी भी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस अफसर लगते थे या कहीं पे तैनात होते थे, तो उनकी मंतक क्या होती थी, उनसे मनपसंद काम लिया जा सकता था बकौल इनके, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते थे बकौल इस PTI गवर्नमेंट के। वो ये कहते थे कि इनको आसान होता है किसी भी सियासी बंदे का अपना इस्तेमाल करने के लिए, जी आप उससे अपनी मर्जी की सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इन्होंने हमें ये मंतक समझाई। अब इस फैसले का किसी पे कोई असर नहीं है। असर है तो वज़ीर, जिस तरह खबर में लिखा भी है अपना ज़ाहिर चौधरी साहब ने, कि वज़ीर सेहत जो हैं वो अपनी मर्जी के लोगों को तैनात करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका आम शहरी पे, आम जो मरीज़ है उसकी सेहत पे क्या असर है, मुझे होगा। बिल्कुल सही कहा। उसकी सेहत पे तो असर है ना कि कितना कॉम्पिटेंट बंदा, तजर्बाकार प्रोफेसर और आपका मेडिकल का शोबे में एक तजर्बा रखने वाला उनको देखे, उसकी मेडिसिन तजवीज़ करे। वो तो अल्लाह के फजल से सरकारी अस्पतालों में बैठना गवारा ही नहीं करते। आप उनको खींच के प्राइवेट अस्पतालों से, जिसके लिए आप उनके कैंपों में जाके एहतजाज करती थी, इनको याद होगा, नवाजने का नया तरीका निकाल लिया है कि आप एसोसिएट प्रोफेसर की भी जो पोस्ट है उसको भी आप MS तक लेकर आ सकते हैं। देखिए ना, आप ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि अपनी हठधर्मी शो करना और अपने गलत फैसलों पर खड़े रहने से ज़्यादा कोई बात नहीं है। इस एसोसिएट प्रोफेसर को लगा दें, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लगा दें, अपनी मर्जी से जूनियर को प्रमोट करके सीनियर्स को साइडलाइन कर दें, बजाय कि उनसे काम लें, उनको लाएं, आप उनको ला के अस्पतालों में बिठाएं, वो मरीज़ों को देखें, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। एक हस्पताल जो है उसका एक शोबे का HOD उसको नहीं चला सकता, एक शोबे को, तो वो एक अस्पताल को कैसे चला लेगा, मुझे बता दें। एक MS लाने का मतलब एक तजर्बाकार बंदा होता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होता है, जिसके पास तरह तरह के मरीज़ों को डील करने का तजर्बा होता है, जिसके पास प्रोक्योरमेंट, लोकल परचेज पे दवाइयाँ ख़रीदने तक का तजर्बा होता है। उसको ये पता होता है कि मेरे हॉस्पिटल में फैसिलिटेशन किस तरह से कायम करनी है, बैठने का किस तरह से निज़ाम बनाना है, जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी डोनेशन से मरीज़ और मरीज़ के जो वर्सा हैं लवाई की, उनके साथ जो आ जाते हैं लोग, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, कफन दफन का किसी के लिए अगर मुखय्यर हजरात को कहना है तो कैसे करना है, पार्किंग में लोग ना लुटें, ना 100-200 रुपये एक गाड़ी के पीछे जो है वो टिकट दें। असल में दुरे नायाब ये कंसर्न हो तो ऐसे फैसले ना किए जाए ना। आपने तो इन चीज़ों को मजीद हवा देनी है, आपने तो मजीद माफिया को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर जिसका जो दिल करेगा। अब देखें ना, आप अगर कोई भी बंदा ये समझता है कि सारी पावर मैं ग्रैब करके और मैं किसी को भी 1 मिनट में उंगली हिलाऊंगा और यहाँ से वहाँ कर दूंगा, तो फिर पिछली गवर्नमेंट में जो ये हमें जस्टिफिकेशन देते थे, इस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो लोग भी इसी तरह एक उंगली हटाते थे और सारे बंदे जो लेफ्ट राइट हो जाते थे, इधर से मुअत्तलियाँ हो जाती थी, इधर जूनियर बंदों को ला के ग्रेड 17-18 के बंदों को सेक्रेटरी की सीट पे ग्रेड 20 पे लगा दिया जाता था। तो आप, हाँ, फ़र्क एक और बड़ा ज़बरदस्त आया कि पहले जो है वो चीज़ें कर ली जाती थी,
अब आप बाकायदा करते भी ढिठाई के साथ गलत चीज़ है और उसको कानून भी बना देते हैं। बिल्कुल। आप उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट करके उसको एक पेपर का हिस्सा, एक्ट का हिस्सा बना देते हैं जी कि अब तो हमने ये करना है और हम करेंगे भी और धड़ल्ले और कानून के साथ करेंगे। ये चेंज ज़रूर आया है और ये चेंज जो है ना, मुझे नहीं समझ आता कि एक मिनिस्ट्री के अलावा आम आवाम को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। और डॉक्टर साहिबा का ये रवैया मुझे नहीं समझ आता। फिर मुझे बार बार वो टाइम याद आता है जब यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते थे हुकूमत के खिलाफ, ये भी उनके साथ बैठती थी। अब वो सब चीजें किधर गई? यंग डॉक्टर्स का एक मुतालबा ये भी था कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो आके क्लिनिक से अपने प्राइवेट छोड़ के अपने आके वार्ड्स में नहीं बैठते, वो आके अपने प्राइवेट टाइम नहीं देते, तो इनको वहां पे, और ये उसको एंडोर्स करती थी, ये उनके कैंप्स में जाके कहती थी कि सीनियर डॉक्टर्स का पहला हक जो है वो उन आम गरीब मरीजों पर है जो बेचारे सरकार के पैसों से और अपनी टैक्सों के पैसों से तनख्वाहें इनकी अदा करते हैं, भाई उनके ऊपर हक था। अब वही मुतालबा जब अपने पास आया तो गेम ही उलट हो गई। ये समझ नहीं आ रही। अब अगर आप ये कह दें कि मुझसे ब्यूरोक्रेसी ने करवा लिया है, मुझसे हेल्थ सेक्रेटरी साहिबान ने ऐसे फैसले करवा लिए हैं और हमसे ये चीज़ें इम्पोज कराई जा रही हैं, तो मुझे नहीं समझ आता। ये सिर्फ एक सिफारिश और एक खींचातानी को प्रमोट देगा। इतने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इतने ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हर बंदा सिफारिश करेगा, हर बंदा अप्रोच करेगा, हर बंदा एक एमएस की सीट लेने के लिए सीएम हाउस छोड़ के पीएम हाउस तक अप्रोचेस करेगा। तो आपने तो सिर्फ ये बढ़ावा दिया है इसको, इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा? मैं तो फिर वही मजबूर हूँ कि मुझे दवाई नहीं मिलनी, मुझे सिरिंज नहीं मिलनी, मुझे पैनाडोल नहीं मिलनी, मुझे अस्पताल में जाके मुख्तलिफ चीज़ें नहीं मिलनी, और मैंने जो है जगह जगह ख्वार होना है। और अगर अच्छा डॉक्टर जो हेड ऑफ किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी सेहत के शोबे के साथ है, उसके प्राइवेट क्लिनिक पे जाके मजबूर होकर मैंने दिखाना है, तो फिर मुझे क्या हासिल हुआ कि मेरी तरफ से ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं कि सेहत सहूलियात, सेहत कार्ड और फिर एहसास प्रोग्राम, पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं। अच्छा, पहले इन्होंने एमएस लगाए नहीं है, पहले इन्होंने बड़े सारे हॉस्पिटल्स के एमएस जो है वो तैनात ही नहीं किए जिनका हक बनता था। 8-9 अस्पतालों के एमएस नहीं लगाए, और नीचे छोटे डॉक्टर्स को जो उनके जूनियर्स थे उनको आपने एडिशनल चार्ज देके एमएस चलाया, उसी चीज़ को आपने रेगुलराइज करके कानून का हिस्सा बना दिया। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि बजाय कि आप रेगुलर बंदों की तैनाती करते, जो बंदे फुल स्ट्रेंथ के साथ तजर्बा रखते हैं उनकी तैनाती करते, आपने उसी चीज़ को कर दिया जो पिछली हुकूमतें भी करती रहती थी। बिल्कुल ऐसे, और पिछली हुकूमतों को आप तनकीद का निशाना बनाते थे, अब वही काम खुद किए जा रहे हैं। अब कहाँ पर है वो मेरिट जिसकी बात की जाती थी। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने अगली खबर डिस्कस करनी है। खबर यह है जी, पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी की मद में 436 अरब रुपए की मकरूज है। क्यों है, क्या मामला है, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे हमारे साथ। खरीदारी की मद में 436 अरब रुपए की मकरूज, और अभी तो पंजाब हुकूमत पता नहीं किस किस चीज़ की मकरूज निकलेगी। जी दुरनाया नहीं, ये देखें ना, अब आपको ये आर्टिफिशियल फिगर्स बताते रहे कि जी हमने रिकॉर्ड पेमेंट्स की किसानों को, हमने गंदम, कपास, चीनी, गन्ने की मद में पेमेंट्स के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए, हमने गोदाम भर लिए। गोदाम तो भर लिए, मान ली आपकी बात, लेकिन अब जो पेमेंट्स गोदाम से ज्यादा जेबें भरी गई हैं, अब जो पेमेंट्स के ज़खायर नजर आ रहे हैं, जो आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है, 436 अरब की मकरूज हो गई अब सिर्फ पंजाब हुकूमत, उसका क्या बनेगा? और पंजाब हुकूमत ने ठीक है गोदाम भरे, लेकिन उधार पे भरने थे, तो भाई ये फार्मूला तो कोई भी कर सकता था। बिल्कुल। और एक आम आवाम और किसान को क्या फ़ायदा हुआ उस रेट का जो आपने बढ़ा के उसको दिए, जो उसको मिलने नहीं है, और जब उसकी ज़रूरत वक्त पे पूरी नहीं होनी, उसने अगली फसल भी उधार उठा के अगर लगानी है, तो फिर वो बाहर मार्केट में व्यापारी करता तो बेहतर नहीं था? अगर उसने सरकार को पैसे दे ले, उससे जो कमिट हुआ उसको करके हुकूमत को दे दिए गंदम, तो भाई उसके बर वक्त आप पैसे दे। और आपने सिलसिला शुरू हुआ कि हमारे पास रिकॉर्ड गंदम मौजूद है, और आटे की कीमत में इजाफा भी साथ साथ होता चला गया। मतलब स्टार्ट से ही, चाहे वो चीनी का मसला था या फिर आटे का मसला था, आवाम को पागल बनाया जा रहा है। आपने देखे ना, जितने भी पैसे पढ़ाए गंदम पे, आपने गंदम की बहुत अच्छी ख़रीदारी की जो रकम है वो आपने अनाउंस कीजिए कि अगर सरकार को गंदम दी जाएगी तो हम किसान को इतने रुपए मन दे देंगे। आपकी बात ठीक थी, ठीक है, आपने उस पर पूरी सियासत की, पूरे मुल्क में बताया कि जो किसानों के लिए जितनी खुशहाली पीटीआई की गवर्नमेंट में आई है शायद ही कभी नहीं आई थी, चलें वो भी मान लिया। अब आपके गोदाम तो भर गए, लेकिन गरीब का जो गला है, गरीब ने पता नहीं, आप बड़े बड़े किसानों को छोड़ देना, आप एक नॉर्मल किसान को लें, उसने बीज, दवाई और उसके बाद कटाई से लेके सारी चीज़ें जो हैं वो आप उधार पे चलाता है। पैसे आते हैं, गंदम जाती है, तो पीछे सारी उधार उसका क्लियर हो जाता है, और अगर ना हो तो यही कर्ज जो है वो सूद की सूरत में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल है छोटे शहरों की मंडियों के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर। आपको इसका एहसास करना चाहिए था, आपको बाकी चीज़ें रोक के
आपको पंजाब का 600 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट थोड़ा कम करके आपको ये काम करना चाहिए था। उस डेवलपमेंट बजट का भी क्या फायदा है, आप मुझे ये बता दें। उसका भी कोई फायदा नहीं। आपको वो तमाम जो सेहत कार्ड पे आपने 10-10 लाख रुपए एक बंदे पे लगा दिए, आपको उसका भी एक अंदर पूरा तवाज़ुन कायम करना चाहिए था। आपको गरीब लोगों के उधार पहले उठाने चाहिए थे। वो उधार चुकाए नहीं, अपना ग्राफ भी बढ़ा लिया, गोदाम भी भर लिए। तो मुझे ये बताएं कि एक सरकार और एक मुनाफाखोर किस्म का जो आड़ती होता है उसमें क्या फ़र्क रह गया है? उसमें क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी आपने भी कर ली उधार के गंदू पे, और अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई करे तो वो चोर है, बिल्कुल चोर है, लेकिन आप करें तो वो मसलियत है, वो उसको फिर कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं, उसको मफाहमत भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किसान को सरकार के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कसम खाई है ना कि गरीब को। अच्छा, ये जो पंजाब हुकूमत को अदायगी करनी है तो हालात तो हमारे सामने, ये अदायगी कौन करेगा? मुझे ये बता दें, जो 111 अरब रुपए मजीद अदा करने होंगे ज़ाहिर बात ये है कौन अदा करेगा? अब जिनके लिए राह हमवार की गई थी, जो बेचारे आ रहे हैं, फिर अगर चौधरी साहब आ रहे हैं तो फिर चौधरी साहब तैयारी करेंगे बेचारे, और अगर कोई और आ रहा है तो कोई और तैयारी करेगा। ये लाइबिलिटीज तो लेनी पड़ेंगी। तो वो ये जो कहते थे पिछली हुकूमत हमारे लिए इतने मसले छोड़ के गई, इतने मकरूज थे, फिर ये भी यही ये आगाज हो गया है। अभी देखिए पंजाब हुकूमत में है ना, जो ये बात की जा रही है कि जी मैंने कोई करप्शन नहीं की, मेरे पे करप्शन का केस नहीं, हालांकि कोई ये बात नहीं कर रहा, किसी ने ये बात नहीं की, किसी ने नहीं ये कहा जी कि बहुत सब कुछ हो गया है। आप सफाइयां देने पे आगे, अपनी सफाई पेश करनी है ना, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो समझ लें जो कुछ किया मेरे ख्याल से वो करवाया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसकी खरीदारी के अंदर जो भी पैसे और बारदाना की खरीदो फरोख्त भी बातें की जा रही थी, जो सेल परचेज के अंदर मामलात हुए वो अल्लाह जानता है, लेकिन ये पैसे तो अदा करने हैं, चाहे ये रहें या कोई और रहे। और अगर आपने किसानों के साथ यही करना तो फिर किस हुकूमत को कौन एतबार करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले भी चोर थे इनके मुताबिक, और अगले ने मफाहमत या मसलियत इख्तियार कर ली इनके मुताबिक। चलिए जी, अब वो पता चलना शुरू हो जाएगा क्या क्या क्या, चाहे सीएम साहब जो मर्जी कह लें कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, लेकिन वो एक के बाद एक कहानी खुल के सामने आना शुरू हो जाएगी जी। हमें ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, लेकिन उससे पहले दुरे ने आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सब्जियों की कीमतें आज की जाननी है, रेट लिस्ट क्या है। कलीम बाहर मौजूद है जी, कलीम कहिए। सब्ज़ी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव बरकरार है। कुछ सब्जियों की कीमतें मुस्तकम हैं, जबकि कुछ सब्ज़ी ऐसी हैं जो सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। अगर आज के रोज़ सब्जियों की कीमतों की बात करें तो जो प्याज है उसका सरकारी रेट जो है वो 39 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि आलू की अगर बात करें उसका सरकारी रेट 20 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 30 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद टमाटर की अगर बात करें वो सरकारी रेट जो है वो 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 80 रुपये में। और इसके अलावा जो मेथी है वो 50 रुपये में, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 60 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर बैंगन की बात करें तो सरकारी रेट जो है वो 52 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद फूल गोभी की अगर बात कर लें तो उसका सरकारी रेट 40 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 55 रुपये। शिमला मिर्च सरकारी रेट जो है वो 70 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि ओपन मार्केट में 90 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद जो अरबी है वो सरकारी रेट उसका जो है वो 60 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो सफ़ेद पोश तबके की पहुँच से दूर हो गई हैं, जबकि उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। जैसा कि अगर बात करें लीमू की, वो देसी, उसकी जो सरकारी कीमत है वो 330 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 350 रुपये में है। जबकि भिंडी की अगर बात करें तो सरकारी रेट उसका जो है वो 200 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 230 रुपये। कलीम, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया जी आज सब्जियों के रेट क्या है। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसे से मैंने आगाज़ में शो के आपको बताया था कि जी शहर में लगाए गए रमज़ान बाज़ार जो हैं उनके हवाले से हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी, और इसके साथ साथ कुछ शहर के इंतज़ामी मामलात के बारे में भी हम बात करेंगे। अब मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है हर जगह जो है वो आपको एक तज़ब्ज़ुब सा नज़र आ रहा है, बेचैनी की सी कैफियत नज़र आ रही है। इसमें इस तरह के हालात में आवाम के लिए रिलीफ फराहम करना कितना बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे इंतज़ामिया मीट करेगी। मेरे ख्याल से ये इंतज़ामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है कि इंतज़ामिया ने आवाम की तवक्कुआत पर पूरा कैसे उतरना है और इन मामलात को खुश उसलूबी से कैसे अंजाम तक पहुँचाना है। लेकिन हम अंजाम तक पहुँच गए, अभी तो आगाज़ भी नहीं हो पाया। तो आगाज़ कहाँ से होगा, किस तरह से ये मामलात देखे जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी DC लाहौर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर शरीफ चट्टा साहब को खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है सर आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल एक तरफ है और हमारे शहर में अब
रमज़ान की आमद है और आवाम को दिखाया जा रहा है, रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं जी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए। मेरे ख्याल से ये रिलीफ फराहम करना आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज बन गया है, वाकई ऐसा है? बिल्कुल जी, रमज़ान बाज़ार, वीट प्रोक्योरमेंट्स और इस तरह की दीगर जो हमारी टास्किंग होती है बड़ी चैलेंजिंग होती है। रमज़ान बाज़ार लाहौर शहर में पिछले साल 30 लगाए गए थे, इस साल हमने 32 रमज़ान बाज़ार प्लान किए हैं जी। और उन रमज़ान बाज़ारों में हमारा पूरा फोकस है कि हम लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से उनकी कन्वीनियंस का ख्याल रखते हुए हम गवर्नमेंट की दी गई सब्सिडी सार्फ तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ा अगर आप उसमें देखें तो जो आटा है वो मार्केट में 10 केजी का थैला 550 रुपये के करीब है, हम वो 450 रुपये में फ्राहम कर रहे हैं। आज से हमारी उसमें ट्रकिंग पॉइंट्स भी लग गए हैं और स्टॉल्स भी लग गए हैं और लोगों को आज से आटा फ्राहम हो अच्छा, रहा है। कल तक की जो सूरत हाल थी, रमज़ान बाज़ार सिर्फ शामियाने थे और ख़ाली जगह थी। हमारा अरेंजमेंट का प्रोग्राम था कि हम आज से 100% करें। थोड़ा सा हमारी जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट्स हैं और मार्केट से परचेज़ हो के इधर इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो फ़ाइनल मराहल में। आज से हम तमाम हमारे जो फ्रूट और वेजिटेबल स्टॉल्स हैं वो भी 100% कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो गुज़श्ता सालों में रश रहता है चीनी पे और आटे पे। चीनी और आटे पे तो गुज़श्ता साल चीनी की किल्लत भी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें थीं और बहुत परेशानी का सामना था। इस दफ़ा ओपन मार्केट में। अच्छा डीसी साहब, अब आपने खुद ही पिछले साल का जिक्र कर लिया, तो पिछले साल तो हमने बहुत ही बुरे हालात देखे ना। तो वहाँ पर जो लोग आ रहे थे चीनी के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारें थी, फिर हमने देखा चेयर्स लगा दी गई, फिर पंखे रखे गए ताकि लोगों को रोज़े की हालत में जो आ रहे हैं परेशानी का सामना ना हो। सियासी हालात ये नहीं थे पिछली दफ़ा, अब जो हालात हैं उस पर अगर लोग जाते हैं रमज़ान बाज़ारों में और वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर इन रमज़ान बाज़ारों की जिनकी तादाद 32 कर दी गई है, आफादियत क्या रह जाएगी? ये तो बड़ी बेयकीनी सी की सूरत हाल है अभी। आपकी बात भी ठीक है, मगर इनकी अफादियत इस तरह है कि ये मार्केट में, ओपन मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं क्रिएट होना देते। और फिर प्राइस की स्टेबिलिटी का भी ये एक तरीका कार है कि गवर्नमेंट जब खुद फलों, सब्जियों, चीनी, आटा और दीगर अशियाए खुर्दोनोश की सप्लाई 32 मुकामात पर पूरी करती है, तो वो एक चेक रहता है हमारी ओपन मार्केट पे कि ओपन मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा नजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कर पाता। इनकी वजह से ओपन मार्केट में कोई किल्लत पैदा नहीं कर सकता आर्टिफिशियली। गुज़श्ता साल चीनी की किल्लत थी मार्केट में और रेट भी तकरीबन 110 रुपये के करीब था जब गवर्नमेंट ने 65 और 70 रुपये पे दी। इस दफ़ा गवर्नमेंट ओपन मार्केट में चीनी 90 रुपये पे है, हम उसको 80 रुपये पे रमज़ान बाज़ार में रिटेल करेंगे। लास्ट टाइम ये था कि जब रमज़ान बाज़ार में एक पैकेट से ज़्यादा चीनी नहीं दी जा रही थी, तो क्या इस दफ़ा भी कोई ऐसे ही SOPs बनाए गए हैं कि जो लोग रमज़ान बाज़ार में आ रहे हैं उनके लिए होगा जी 1 किलो के पैकेट से ज़्यादा चीनी नहीं दी जाए? नहीं, वो 1 kg का पैकेट भी है, 2 kg का पैकेट भी है। और ये ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि अगर लोगों की बहुत ज़्यादा लंबी कतारें हों तो फिर हमारा सिस्टम है कि हम तकरीबन 2000 टन चीनी ख़रीदी है हमने उसके लिए। तो हमने लाहौर शहर के लिए वो काफ़ी ज़रूरत से ज़ायद है और मार्केट में कोई कमी भी नहीं है। उसके पेश नज़र 1, 2, 3 जितने लोग लेना चाहेंगे हम लाजमी उनको फार्म करेंगे। चलें जी, ये तो हम देखेंगे कि आगे जब लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं क्या हालात होते हैं। माफिया बड़ा सरगर्म रहा क्योंकि चीनी की किल्लत थी, तो स्टॉल होल्डर्स जो थे हमने देखा रमज़ान बाज़ारों में उन्होंने चीनी गायब करना शुरू कर दी थी। तो इन लोगों पे भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके रमज़ान बाज़ारों की मॉनिटरिंग का भी क्या कोई सिस्टम मौजूद है? बिल्कुल जी, हमने एक ही काम मुख्तलिफ लोगों से किया है ताकि पूरी मोनोपली किसी एक के हाथ में ना हो। शुगर परचेज़ करने वाली हमारी टीम और है, पैकिंग हम और लोग से कराएंगे और रिटेल उसका जो एंड पे उसको सेल करना है उसकी टीम अलहदा हमने बनाई है ताकि सारे आपस में अलहदा रहें और कंपार्टमेंट्स में काम करें। उसमें किसी की मोनोपली होगी तो ख़राबी का ज़्यादा अंदेशा होगा। अच्छा जी, हमारे नाजरीन की लिए ये भी बता दीजिएगा, आसानी हो जाएगी उनके लिए कि रमज़ान बाज़ार में क्या तमाम चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो सब्जियां हैं, गोश्त है, फल है, हर चीज़ मिलेगी वहाँ पर? जी बिल्कुल, हमने 13 तरह के फल और सब्जियां एनलिस्ट की हैं। वो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप के तहत एक बहुत मैसिव सब्सिडी पे फ्राहम की जाएंगी
और गवर्नमेंट ने उस पर बड़ा एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हम पिछले साल के जो रेट होंगे, जितनी पूरे साल में महंगाई हुई है उसका असर सारिफ पे नहीं डालेंगे, और रमज़ान बाज़ार के एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पे हम पिछले साल के उस पे देंगे। उस पे हमें आलू, प्याज, टमाटर, तमाम सब्जियां, तमाम फल जो फ्रूट चाट में और अफ्तारी में इस्तेमाल होते हैं उन सब पे बड़ी एक हैवी सब्सिडी देनी पड़ेगी। और इसी तरह हमारी जो दूसरी किचन आइटम्स हैं, दालें हैं, हमारे बाकी राशन की जितनी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें फ्राहम होंगी और सब्सिडाइज्ड रेट्स पे होंगी। इवन जो हमने 50-60 लार्ज सेल मैन्युफैक्चरर्स फूड आइटम्स के बुलाए हैं, उनसे भी हमारे जो MOU है वो ये है कि तो अंदरून शहर से लेके कैंट तक और LDA एवेन्यू 1 से लेके वॉल्ड सिटी तक, ये इन सब सार्फिन को हमने इस तरह है कि जैसे रमज़ान के महीने में अपनी थोक की मंडियां उनके घर के नज़दीक खोल ली हैं। बिल्कुल। तो उसमें इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं कि उनका आपस में कंपटीशन होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अशियाए खुर्दोनोश बेस्ट रेट्स पे और बेस्ट क्वालिटी। अब एक जो नक्शा रमज़ान बाज़ारों का आप बता रहे हैं, खासे अच्छे इंतजामात जो हैं होंगे, अब मुझे ये बताइएगा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कब होंगे? कब लोग रमज़ान बाज़ारों का रुख कर सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर अपनी रमज़ान के लिए ख़रीदारी करनी है, ताकि एक ही छत तले आपका बेसिक आइडिया भी यही होता है ना कि एक ही छत तले तमाम चीज़ें मिल सके लोगों को। अभी 27 शाबान है और यकम रमज़ान तकरीबन 3 अप्रैल के करीब बन रही है। 3 अप्रैल पे वो बन रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आज इनको फंक्शनल करें, और हमारे टीम का ये गोल है कि फ़र्स्ट को लोगों को अपनी सैलरी मिलती है तो हम 31 और 1 को लोगों को उधर मद्दू करें, और लोग अपनी सैलरी के साथ रमज़ान बाज़ार पे अपने रमज़ान की शॉपिंग 1 रमज़ान से 2 दिन पहले हम उधर तमाम अफसरान खड़े हों, और हम मीडिया को, अवामुन्नास को प्रेजेंट करेंगे कि हमारे इंतजामात। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी रमज़ान बाज़ार जैसे सज जाएंगे और तमाम वहाँ पर चीज़ें मौजूद होंगी, आपको मनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग जाकर ख़रीदारी कर सकें। DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। रमज़ान बाज़ारों के वाले से हम बात करें, DC साहब हमारे साथ मौजूद है। टाइमिंग्स क्या होंगी रमज़ान बाज़ारों की? ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हैं जी। ठीक है। और इसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं, लास्ट टाइम ये इशू आया था कि जी कतारों में लोगों को लगना पड़ रहा था, पंखों का इंतज़ाम नहीं था, बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। जहाँ पर हम अशिया की फराहमी की बात करें वहाँ पर ये थोड़े इंतज़ामी मामलात भी हैं मेरे ख्याल से जिनको देखना है, तो इस हवाले से भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं? बिल्कुल जी, पूरी हमारी कोशिश है कि लोगों को एक बेहतरीन मॉल नहीं तो कम से कम एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के तनाजुर में बड़ी बेहतरीन हम सहूलतें दें जी। चलें जी, ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस था, लोग जाते थे और कहते थे जी कतारों में लगना पड़ रहा है, बैठने की कोई जगह नहीं है, तो पंखे वहाँ पर अवेलेबल नहीं। खुद जो दुकानदार थे बेचारे वो भी परेशान नज़र आ रहे थे। रमज़ान बाज़ार के साथ हमने ओपन मार्केट की ज़रूर बात करनी है, क्योंकि ओपन मार्केट से हम आपको हर रोज़ हालात बताते हैं और हमारे रिपोर्टर्स जो मार्केट पे जाते हैं वो हमें कहते हैं कि जी सरकारी निर्खनामा मौजूद है लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। तो किस तरह से ये DC साहब इंश्योर किया जाएगा? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है मेरे ख्याल से उनको अब मुतहरिक होने की बहुत ज़रूरत है, कुव्वत ख़रीद लोगों की जवाब दे चुकी है। हमारे रमज़ान से पहले तकरीबन 45 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, हमने उनकी तादाद बढ़ाकर 90 की है। फिर हमारी अभी जो रिटेल सिस्टम है उसको स्टडी करें तो जो मेगा स्टोर्स हैं वो उसका बहुत बड़ा पार्ट हैं। हर एरिया में लाहौर के अब मेगा स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स बने हुए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है तकरीबन 200-250 से ज़ाहिद लाहौर में मेगा स्टोर्स हैं, उन सब ने DC काउंटर्स बनाए हुए हैं। उन DC काउंटर्स को हमने प्रोमिनेंट प्लेस पे कराया है कि आप उनको फ्रंट पे रखें ताकि एंटर हो तो उसे पता लगे कि ये 20 अशिया, ये दालें, ये सब्ज़ी, ये फ्रूट, ये चीनी, ये आटा जो है ये सब्सिडाइज्ड इस रेट पे है, ना कि वो पहले किसी और ब्रांड का ख़रीद चुका हो और उसको बाद में हमारे ये नज़र आए। तो एक हमने जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उनकी तमाम यूनियन से भी मीटिंग की है और उनसे हमने तावन मांगा है। साथ हम फिर जो सख्ती का अमल है वो मजिस्ट्रेट्स के साथ
फॉल हमने कर दिया है। फिर हमने शहर में, क्योंकि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हम इस महीने में कहते हैं कि जी बाबरकत महीना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। अब रूटीन से ज़्यादा लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, आटे का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल डबल हो जाता है, बेसन का इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं, खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं कल ही देख रही थी, हमारे चैनल पर टिकर्स चल रहे थे कि जी खजूरों की कीमतों में 50% इजाफा हो गया। एकदम से कैसे इजाफा हो जाता है, मुझे नहीं समझ आती। कोविड में तो खजूरों की सूरत हाल जो है वो इस तरह रही कि लोग ईरान भी नहीं थे जा पा रहे और अरब ममालिक में भी नहीं जा पा रहे थे पूरी दुनिया में, और हमारे रीजन में खजूरों की सूरत हाल कीमत बहुत कम रही जी। और अभी भी खजूरों की कीमत काफ़ी मुस्तहकम है, मगर अब जो डेट्स हैं खजूरें हैं उनकी इतनी वैरायटीज़ हैं, अगर लोग हाई एंड की तरफ जाएंगे तो लाजमी महंगी होंगी, मगर बेसिक उसका रेट बड़ा अभी भी ठीक है। अब ये देखना ये है कि जी जैसे ही आगाज़ होगा माह मुबारक का तो ये कीमतें जो हैं मुस्तहकम रहेंगी, क्योंकि एकदम से कीमतें जो बढ़ जाना होती हैं वो फिर चाहे वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए भी जो है मुश्किल हो जाती है। अब हमने जहाँ पर बात की है कि जी ओपन मार्केट में जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली जाती है माह मुबारक से पहले, और फिर चीज़ों को डबल रेट, कोई चेक एंड बैलेंस रखने का तरीका है, मॉनिटरिंग आपकी है कि जो एक सरप्राइज विजिट किए देखें, हमारे अलावा 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे काम को चेक करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी। इंडस्ट्रीज़ वाले कुछ अशिया को देखते हैं, कुछ लाइफ स्टॉक देखता है, फूड डिपार्टमेंट देखता है, और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फेडरल गवर्नमेंट का अदारा, उन्होंने हमारी मार्केट्स लेबल की हुई हैं। तो तकरीबन 30 ऐसे हमारे बाज़ार हैं, टाउनशिप से लेके शाहदरा तक और सदर से लेके हमारे अंदरून शहर की थोक की मार्केटों तक, जिनका वो वीकली सर्वे करते हैं और हमें वो हाईलाइट करते हैं कि भाई इस जगह पे आपके इन बाज़ारों में कीमतें ठीक हैं और इसमें ख़राब हैं, तो उसके मुताबिक हम उस पर एक्शन लेते हैं। और आप देखेंगे कि अभी प्राइस कंट्रोल के लिए हमने गुज़श्ता कल में हमने प्राइस लिस्ट नोटिफाई कर दिए और उस पर अमल दरामद करने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी पूरी कोशिश करेगी। सही। अच्छा डीसी साहब, कुछ मैं इंतज़ामी मामलात की शहर की बात करूं, हमारे पास तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा मसला है। माह मुबारक में भी हम देखते हैं कि जैसे ही अफ्तार का टाइम करीब आता है आपको जगह जगह ठेले लगे नज़र आते हैं। अब वो लोग जिन्होंने टाइम पे घर पहुंचना है, अपने घर जाके अफ्तारी करनी है, ये तजावुज़ात जो हैं हर मार्केट में, हर बाज़ार में वबाले जान बनती जा रही हैं, क्या किया जा रहा है इनके खिलाफ? रेगुलर एक इन्फोर्समेंट का सिस्टम है जी, उसको इन प्लेस करना ही इसका वाहिद हल है कि हम रोज़ाना नहीं तो वीकली बुनियाद पे इन मार्केट्स को और इन रोड्स को, इन चोकिंग पॉइंट्स को लेबल करके पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCL का इन्फोर्समेंट स्क्वाड जो है वो उस पर मेहनत करे। गुज़श्ता चंद दिनों से चूँकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैचेस की वजह से ओवर कमिटमेंट है, हमारी भी है, ट्रैफिक पुलिस की भी है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम की भी है, तो ये चीज़ सरफ नज़र हुई है पिछले 15 दिन से। तो 5th इज़ द लास्ट T20 मैच विद पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर दैट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और हमारे रेगुलेशन विल बी बैक इन द मार्केट्स एंड इन सब चोकिंग पॉइंट्स पे पूरी हम खुसूसी तवज्जो के साथ काम करेंगे और इसका मसला का हल निकलेगा। चलिए जी, इंशाल्लाह ऐसा ही हो ताकि लोगों के लिए कम से कम जो है आसानी रहे। रॉन्ग पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस कहती है कि तजावुज़ात की वजह से ये है, जहाँ जिसका दिल करता है, क्योंकि आप मार्केट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करती है, इंतज़ामिया की, सिटी ट्रैफिक पुलिस की, टीपा की, सभी लोगों को मुतहरिक मीटिंग्स आपकी होती रहती हैं, इशूज़ बताते रहते हैं। बिल्कुल जी, हमारी तो रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स आजकल डेली इवनिंग मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है और हमारे एनवायरमेंटल कमीशंस जो बने हुए हैं वो भी इस चीज़ का नोटिस लिया हुआ है। तो हमारा सिर्फ एक ही ये एक प्रॉब्लम था, ये जो हमारा चैलेंज था, ये हमारा 5th of April को सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको ये मुतहरिक नज़र आएंगे जी तमाम। अच्छा जी, अब हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंतज़ामी मामलात पर, तो वो मुनाफाखोर, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो कि तैयारी किए बैठे हैं कि माह मुबारक आए तो हम लोगों की जेबें खाली करें, अगर कहीं पर मुनाफाखोरी होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, फ़ाइन वगैरह इम्पोज किए जाएंगे, क्या होगा,
क्या कहना चाहेंगे आप मुनाफा? देखें, उनकी भी तैयारी मुकम्मल है, जिन्होंने नजायज़ मुनाफाखोरी करनी है, गवर्नमेंट की भी तैयारी मुकम्मल है। और तो मैं चाह रही थी ज़रा आप भी अपनी तैयारी बता दें कि आपने कैसे निपटना है। हमने बिल्कुल जी बड़े सख्ती से निपटना है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का अख्तियार है हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद 1 माह तक सज़ा, गिरफ्तारी और दुकान को बंद करने का जो अख्तियार है। और रमज़ान के महीने के पेश नज़र लोगों को प्राइस कंट्रोल लिस्ट पे पूरा अमल दरामद करने के लिए इस अख्तियार का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, पहले भी और इस दफ़ा भी किया जाएगा। हमारे 90 लोग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में आ चुके हैं, उनके दरमियान मार्केट्स और इलाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और आप देखेंगी कि वो चंद फूड बास्केट की आइटम्स जो हर घर की ज़रूरत हैं, अमीर है या गरीब है, उस पर हम अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे जी। अच्छा, रमज़ान बाज़ार लास्ट टाइम जी जो लोग जा रहे थे उनको कहा जा रहा था अपना ID कार्ड दिखाएं तब आपको चीनी मिलेगी या तब आपको आटा दिया जाए, अभी भी कोई ऐसी शराइत है? दरअसल जब जिस प्रोडक्ट पे आप या जिस आइटम पे आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी रखते हैं, जैसे 10 रुपीज़ पर केजी चीनी पे है, 100 रुपया पर 10 केजी आटे पे है, या किसी फ्रूट वेजिटेबल के प्रोडक्ट पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल होने लग पड़ता है। लोग उसमें इस तरह शुरू कर देते हैं कि मुझे कुछ और करने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं 10 पैकेट चीनी ले लूँ तो आई विल अर्न दिस मच अमाउंट। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, कुछ जगहों पे डिस्करेज करने के लिए इस तरह के एलिमेंट्स को ये चीज़ की गई थी। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखेंगे। वो लोग जो कि स्टॉल्स लगाते हैं और वही लोग चीज़ें गायब करना शुरू कर देते हैं, ये जो सब्सिडी वाली, जिन पर ज़्यादा सब्सिडी चीज़ों पे दी जाती है, वो गायब भी होना शुरू हो जाती हैं और वही स्टॉल होल्डर जो हैं वो गायब करते हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? उनके लिए जी हमने बंदे नामजद किए हैं हर बाज़ार में जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं और जिन चीज़ों पे ज़्यादा सब्सिडी है, उनकी पिलफरेज रोकने के लिए हमारा उधर नुमाइंदा बैठा होगा। और अगर कहीं इस तरह हुआ तो उन पे भी वही कानून लगेगा जो होर्डिंग और प्राइस कंट्रोल पे लगेगा। डीसी साहब, अब आम आवाम जो कि आप तक अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि उनका ये मसला हल हो जाए, किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई खुली कचहरी का इंतजाम जो आपकी जानिब से किया जाए? हमने कंट्रोल रूम बनाया जी, उसका एक हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, वो हेल्पलाइन नंबर हम आपके वो टिकर में देंगे जी, वो उसमें लाजमी चलेगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा टाइम पे वो चलेगा आपके ज़रिए लोगों तक वो पहुँचेगा, तो उनकी शिकायत मोर देन वेलकम, वी विल एड्रेस ज़रूर। तो जी हम हेल्पलाइन नंबर आपके साथ शेयर करेंगे जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपकी शिकायत जो हैं वो हल होंगी इंशाल्लाह। डीसी साहब ये कह रहे हैं खुद, तो आप ज़रूर नंबर हम शेयर करेंगे तो अपनी शिकायत पहुँचाइएगा। मैसेज लाहौरी होगा आपका? मेरा मैसेज होगा कि ये इबादत का महीना है और इसमें दुआएं करें अपनी मग़फ़रत की और अच्छे मुस्तक़बिल की। उसके साथ साथ हमें तमाम स्ट्रेट ऑफ लाइफ के जो लोग हैं, जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, उनको भी इस इबादत में अपने साथ हमने लेकर चलना है, उनका भी ख्याल रखना है और ईद तक उनको भी अपनी खुशियों में उसी तरह शरीक रखना है, ताकि जो जज्बा ईमानी ज़िंदा होता है रमज़ान में, वो ईद तक कायम रहे और हमारी सोसाइटी ज़्यादा अच्छी तरह से यूनाइटेड रहे इंशाल्लाह जी। सभी लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त पैगाम है डीसी साहब का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। जो इंतजाम आप करने जा रहे हैं, तो हमारी दुआ है कि अच्छे इंतजाम रहें, लोगों तक उसका फ़ायदा, उसके समारात पहुँच सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं मौसम की तब्दीली के साथ। हम देखते हैं कि जी किसी भी एज ग्रुप में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एकदम सर्दी से जब गर्मी की तरफ मौसम आता है और इस दफ़ा तो गर्मी बहुत जल्दी हम देख रहे हैं आ रही है, तो लोग मुतासर भी हो रहे हैं। तो मौसम की ये तब्दीली के जो असरात हैं, इससे आप किस तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, बच्चों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं, जो पेट दर्द की शिकायत, डायरिया के इश्यूज़ आ जाते हैं, उनको किस तरह से, फिर आगे माह मुबारक भी आ रहा है तो आपको किस तरह से एहतियात करनी है, इस पर हम बात करेंगे।
हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूँगी, जनरल फिजिशियन है डॉक्टर असद अब्बास शाह ने हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौसम तब्दील होता है तो नॉर्मली इश्यूज आपके पास किस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं? जिस तरह आपने पहले ही सारा बता दिया, इसमें जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या पेट की तकलीफ़ें ये ज़्यादा होती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी नज़ला ज़ुकाम खांसी, इसके पेशेंट भी बढ़ जाते हैं। और इससे तो अब लोग ऐसे खौफजदा, मेरे ख्याल से अब वो खौफ वाले एलिमेंट भी निकल गया, अब लोग रूटीन समझना शुरू। देखिए, उस खौफ के एलिमेंट जिसे आप कोविड कहते हैं वो वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इस वक्त नीचे वाली बेस लाइन पे चला गया, लेकिन इंटरनेशनली अभी तक ये बिलीव है कि इसके और वेरिएंट्स भी आएंगे। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। ये वो टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम अपनी प्रोटेक्शन करें, मास्क वगैरह पहने। पेट की तकलीफ़ें इस मौसम में इसलिए बढ़ती हैं कि एकदम अचानक मौसम जब चेंज होता है, गर्मी होती है, वाटर इनटेक आपकी बढ़ जाती है। तो वाटर इनटेक में बच्चे ज़्यादातर इसलिए इफ़ेक्ट होते हैं कि वो स्कूल में, बाज़ार में, कहीं से भी पानी पी लेते हैं। घरों में हम एहतियात करते हैं उबला हुआ पानी, या मोस्टली जो हमारे रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं और वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, उनको साफ़ पानी उनको भी मुहैया नहीं है। तो एक तो पानी की वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाती है, दूसरा बर्फ़ का इस्तेमाल, जो बर्फ़ जो कमर्शियल इस्तेमाल होती है वो साफ़ पानी से नहीं बनती। बिल्कुल। सो ये जो आपकी फूड अथॉरिटी है उसको चाहिए कि ये भी इसको भी चेक करे और वो फिल्टर्ड पानी। टैप वाटर तो हम बार बार लोगों को कहते हैं कि वो आपके लिए खुद रिस्क फैक्टर है इस्तेमाल करना। बॉयल वाटर अगर आप कर लें, टैप वाटर को ही अगर आप बॉयल करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेफ़ है? जी बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन उसमें भी एक SOP ये है कि आप उसको अच्छी तरह बॉयल करें। वो कम से कम 10 मिनट बॉयल होता रहे, उसके बाद उसको रख दें। ठीक है। ताकि जितने भी कंटेमिनेशंस हैं, जो भी उसके अंदर पानी के अंदर जितने भी मुज़र असरात मौजूद हैं वो बैठ जाएं, सेडिमेंट्स बैठ जाएं नीचे, ऊपर से नथार लें पानी को। अगर वो सारे पानी को आप उंडेल लेंगे तो चांसेस फिर दोबारा होंगे इन्फेक्शन होने के। सही। अच्छा, बच्चों के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे स्कूल्स भी जाते हैं, बाहर से पानी पी लेते हैं, तो अगर पेट के अमराज हो जाते हैं तो इलाज इसका क्या क्या है, किस तरह से, क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो है पर्सनल हाइजीन है, वो जो बच्चा हाथ धोने से शुरू होती है, हाथ धोने से शुरू करें आप, और बार बार बच्चों को ये आप करना चाहिए, उनको टीच करना चाहिए कि बार बार अपना हाथ धोते रहें। उससे आपकी कोई 40-50% तो वैसे ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि बाज़ारी खाने जो हैं बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं हमारे, ख़ास तौर पे जो आजकल जंक फूड है और सस्ता जंक फूड है, वो इंतहाई मुज़र सेहत है। बिल्कुल। तो उसमें 100% श्योरिटी होती है कि आप 2 दफ़ा कोई बच्चा किसी सस्ता जंक फूड, जिस तरह शवारमास हैं, बर्गर्स हैं छोटे वाले सस्ते वाले, या इवन जो बड़ी चेन्स वाले भी हैं समटाइम्स, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं रिपीटेडली तो आपके चांसेस फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जंक फूड के तो वैसे ही सब लोग कहते हैं कि जी बार बार इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए मुझे। इसके अलावा दही का इस्तेमाल माओ को करवाना चाहिए बच्चों को नाश्ते में। इस मौसम में दही के इस्तेमाल से आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर जो अच्छे आपके लिए मुफीद बैक्टीरियाज हैं वो दही के अंदर मौजूद होते हैं। सही। तो वो आपकी इंटेस्टाइन की जितनी भी है उसको बेहतर कर देते हैं और उससे आप इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अच्छा, दही का इस्तेमाल क्या खाली पेट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। सही। और अगर हम देख रहे हैं कि जी बच्चों के पेट ख़राब होने का इशू बार बार रिपीटली होता चला जा रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, या कुछ बच्चों के साथ इशू ये होता है भूख भी नहीं लगती, तो दोनों सूरतों में क्या करना चाहिए? दोनों सूरतों में देखिए बात यह है कि अगर बार बार पेट खराब हो रहा है तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर सबसे पहले उसको रूल आउट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका खाना पीना, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, इसको बेहतर कर लें। नंबर 2 जो है वो, अगर आपको ये रिपीटेडली तकलीफ हो रही है तो किसी अच्छे मुआलिज से ज़रूर बच्चों को चेक करवाएं। ठीक है। सम टाइम अंतड़ियों के ऐसे मसले होते हैं जो सिर्फ गंदम का आटा खाने से, या ग्लूटन जिसे हम कहते हैं ख़ास किस्म का इंग्रेडिएंट होता है, वो वीट और इनके साथ होता है, उससे भी एलर्जी डेवलप हो जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी रहती है। अच्छा। तो कई दफ़ा होता है कि बच्चों को रिपीटेडली पेट की इन्फेक्शन होती हैं और बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ले लेके मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेक करवाते रहते हैं। तो अल्टीमेटली डायग्नोसिस होता है 2-3 साल बाद जाके कि इनको ग्लूटन से एलर्जी है। फिर 1-2 और ऐसी बीमारियां अंतड़ियों की है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या
तो ये ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें खाने पीने की सर्टन एशिया, कोई ऐसे ख़ास अज्जा हैं जिनसे आपकी अंतड़ियाँ जो है उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है। सो अगर आपका बच्चे का रिपीटेडली पेट ख़राब हो रहा है तो पहले पानी का आप देखें, चेक करें। दूसरा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हाइजेनिक होनी चाहिए। नंबर 3 उसकी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को आदत डालें बार बार, जैसा मैंने बताया। उसके अलावा उसकी अपनी बॉटल पानी की हो, स्कूल में अगर वो लेके जा रहा है अपनी पानी की बॉटल इस्तेमाल करे। जो कॉमन ग्लास इस्तेमाल होता है कूलर पे या डिस्पेंसर पे, वो इस्तेमाल ना करें। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आप देखिए, वाटर बॉर्न डिजीज से करोड़ों बच्चे हर साल मरते हैं सिर्फ डायरिया से, और पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा। सो हमें हर एक को इंडिविजुअली ये एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बगैर वजह के जस्ट फॉर नथिंग डायरिया से कोई बच्चा मर जाए, तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल जो है वो इंश्योर करें। जितने भी सियासी आपके लीडर्स हैं उनसे और कोई डिमांड करें या ना करें, साफ पानी की ज़रूर डिमांड करें। वो तो बुनियादी ज़रूरत है और मेरे ख्याल से हर किसी का राइट भी है। अलबत्ता अवेलेबल नहीं है, इसके लिए अब आपको यही करना है, खुद थोड़ी सी एफर्ट करनी है और पानी बॉईल करके इस्तेमाल कर लें, तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने उन बच्चों का भी जिक्र किया, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को भूख ही नहीं लगती है, उसकी क्या देखिए बात यह है, बच्चे का मैदे की कैपेसिटी है। हाँ। उसमें आप उसमें स्लांटीज डाल दें, उसमें बिस्किट डाल दें, एक बोतल डाल दें, सॉफ्ट ड्रिंक डाल दें, या उसमें एक चपाती या 3 आप कोई ब्रेड के पीसेस दे दें, 2 अंडे दे दें, इतनी ही गुंजाइश है उसके अंदर। मोस्टली बच्चे जो हैं वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। उनको उस वक्त तक पॉकेट मनी या डेली जो अलाउंस होता है बच्चों का वो ना दें जब तक वो नाश्ता ना कर ले, दोपहर का खाना ना खा ले। हाँ, जिन बच्चों को ये क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है कि उनकी लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो उसमें ये है कि सर्टन ऐसी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं, बच्चों को सिरप्स दे सकते हैं। उनके जो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम बच्चों की जो रूटीन की एग्ज़ामिनेशन वो करवाएं। वो रूटीन की एग्ज़ामिनेशन में बच्चों का स्टूल टेस्ट होना चाहिए, उनका यूरिन टेस्ट होना चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डीवर्मेशन की ज़रूरत है, उनके पेट में कीड़े होते हैं। और मोस्टली बच्चे, मैं हॉकी के साथ रहा हूँ, हम जब जूनियर लॉर्ड को लाते हैं हॉकी के ग्राउंड में, तो वहाँ पे जब स्क्रीनिंग होती है तो उसमें 50% जो प्लेयर्स हैं वो एनीमिक होते हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है खून की कमी होती है पेट के कीड़ों की वजह से। तो ये रूटीन के अगर आप टेस्ट करवा लें पूरा साल, उसकी इरेडिकेशन होने के बाद उसकी सेहत बेहतर होती जाएगी। दूसरा ये कि बच्चों को अर्ली उठाएं अगर वो स्कूल जा रहे हैं। उस एंजाइटी और टेंशन की वजह से कि हम स्कूल से लेट ना हो जाए, भूख कम हो जाती है। बिल्कुल है। और ये बड़ों के साथ भी है। आप दफ्तर जाना है, आप निक ऑफ द टाइम अगर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी भूख वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो एंजाइटी स्टेट्स जो हैं उसमें आपकी भूख कम होती है। उसको कम करने का तरीका ये है कि अर्ली राइज़ करें। जिस तरह हमारे यहाँ रवायत बन गई है कि 11 बजे 12 बजे से पहले बाज़ार नहीं खुलते, इसी तरह ऑफिस का रश आपको 10-11 बजे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे ये रश आपको 7 साढ़े 7 बजे मिलता है। सही सही। मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? देखें, ये कि हेल्दी लाइफ गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप रोज़ाना अच्छी घर की बनी हुई डाइट इस्तेमाल करें, साफ इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज रोज़ाना करें, बच्चे को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालें। आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स की तरफ माइल है और उसमें टैलेंट नज़र आता है तो उसको रोकें नहीं, उसको उस तरफ जाने दें। और ये जो तालीम में नंबर गेम है इससे खुदारा निकलें। आप तरबियत नहीं कर रहे, सिर्फ तालीम दे रहे हैं, आप खाना खिला रहे हैं, सेहत नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये वो चीज़ें हैं जिनका मेरे ख्याल से ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आप खाना दे रहे हैं वहाँ पर सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जहाँ पर तालीम अच्छी दे रहे हैं, अच्छे स्कूल्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ पर उनकी तरबियत भी वक्त की अहम ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शुरू करेंगे अपने सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले मेरे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल के रेट। सैमसंग के आज मॉडल्स हैं जिसके रेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी A10 मोबाइल अगर आपने ख़रीदना है, प्राइस है इसकी 21,999 रुपये।
नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी M11 मोबाइल है 24,999 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकेंगे। सैमसंग गैलेक्सी A20 मोबाइल है 28,500 रुपये इसकी प्राइस। और इसके बाद जी A03 कोर मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी 18,500 रुपये। तो मोबाइल के रेट्स आपको बता दिए, अब हमने आपको बताना है आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो अपना सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। जी तो नाज़रीन, कारफोर अगर आप जा रहे हैं तो प्रमोशन पर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले नेस्ले मिल्क पैक है और आपको बताएं जी, नेस्ले मिल्क पैक अगर आप ख़रीदेंगे तो इसकी रिटेल प्राइस है जी 2,190, प्रमोशन 1,919, 271 रुपये आप बचा सकेंगे। सबरोसो नगेट्स ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 720 रुपये रिटेल प्राइस है, प्रमोशन पर ये आपको मिलेगा 449 रुपीज़ में, यानी 271 रुपीज़ इससे आप बचा सकेंगे। करशी जामे शीरी इसकी रिटेल प्राइस है 290 रुपये, प्रमोशन पर आपको मिलेगा 245 रुपये, यानी 45 रुपीज़ इस पर आप बचा सकेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल 1 लीटर पैक है जी, इसकी आपको रिटेल प्राइस जो है वो 2,319 रुपये, प्रमोशन पर 2,472 रुपये, यानी 153 रुपीज़ इस पर आपके बचेंगे। तो कारपोर्ट पर प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ये तो हमने आपको बता दी हैं। अब अगर आपने शॉपिंग करनी है, कपड़ों की ख़रीदारी करनी है, तो आप कौन कौन से ब्रांड्स पर जा सकते हैं जहां ऑफ लगी है। लाइमलाइट पहला ब्रांड है, यहां पर अगर आप जाएंगे अप टू 23% ऑफ है। यूनिवर्स पे अप टू 23% और 50% ऑफ। क्रॉस कल्चर अप टू 50% to 60% ऑफ। मिनीसो पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 23% ऑफ। और अब जानते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं, लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।